नमस्कार दोस्तों, रीगल एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूं कि मैं एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसमें कुछ लेक्चर्स होंगे। और ये जो लेक्चर्स हैं ये प्रमुख तौर पर रीट मेंस लेवल 2 के सोशल साइंस के सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे। मैं बता दूं आपको, ये जो लेक्चर्स होंगे हमारे, ये 15 से 25 मिनट के टाइम ड्यूरेशन के अंदर होंगे। और इन लेक्चर्स के अंदर मैं सिर्फ वही चीज़ पढ़ाऊँगा उन टॉपिक्स के बारे में जो कि अति महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, यानी एग्ज़ाम की दृष्टि से। हम लोग हमेशा एक गलती करते हैं जो एग्ज़ाम के अंदर हमको बड़ी भारी पड़ती है। वो गलती क्या है? एक एग्ज़ाम के अंदर दो बच्चे बैठा करते हैं। एक वो बच्चा जो उस टॉपिक को पढ़कर आता है, दूसरा वो बच्चा जो उस टॉपिक को पढ़ता है, साथ में ये एनालिसिस करके आता है कि जो एग्ज़ाम है वो कितना डीपनेस में सवाल पूछ रहा है, कितनी गहराई से सवाल पूछ रहा है। और आप मानेंगे नहीं, जो बच्चा इस बात का एनालिसिस करके आता है उस बच्चे के एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो क्या पहला वाला जो बच्चा है उसने पढ़ाई नहीं करी? जी नहीं, उसने भी पढ़ाई करी है, लेकिन अंतर सिर्फ उसका एक है कि उसने एग्ज़ाम को ढंग से देखा ही नहीं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी ज़ुकाम हो रही है। तो मेरा कहने का मकसद यही है, जैसे अगर मैं आपको शुरुआत करूं हमारे रीट मेंस सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में, जो कि हमारा हिस्ट्री का सिलेबस है, उसके अंदर हम लोग अगर देखेंगे तो उसका जो पहला टॉपिक है हमारा वो है प्राचीन सभ्यता और संस्कृति। अब कहने को प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में हमारे को एक टॉपिक दे रखा है यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता। अब मैं जो अंतर बताना चाह रहा हूँ वो यही है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये एक टॉपिक यूपीएससी में भी पूछा जाता है, और ये रीट में भी पूछा जा रहा है। तो क्या ये दोनों टॉपिक एक ही डीपनेस पर रखे जाएंगे दोनों से एग्ज़ाम के अंदर? क्या दोनों में एक ही गहराई पूछी जाएगी? एक स्मार्ट स्टूडेंट और एक नॉर्मल स्टूडेंट में यही अंतर है कि वो इनकी गहराई देख ले कि वो कितने गहरे पूछे जा रहे हैं। क्या एक तालाब, नदी और समुद्र में समान गहराई होती है? तीनों में पानी आता है, लेकिन क्या समान गहराई होती है? क्या नहीं होती। उसी तरह से हर एग्ज़ाम के अंदर जो सवाल है उसकी गहराई का अंतर होता है, और यही अंतर हम लोग देखना है आज। चाहूँ तो मैं आपको इस सिंधु घाटी सभ्यता पर 1000 पेजों की किताब पढ़वा सकता हूँ। 10 दिन ले सकता हूँ मैं इसको पढ़ाने के लिए, और इतनी गहराई में पढ़ा सकता हूँ कि आप पीएचडी कर लें इसके अंदर। लेकिन क्या आप लोग यहाँ पीएचडी करने आए सिंधु घाटी सभ्यता पर? या हम लोग किसी भी एग्ज़ाम के अंदर पीएचडी करने जाते हैं क्या? हम लोगों का सिर्फ एक मोटिव होता है, एग्ज़ाम निकालना। तो क्यों ना हम लोग सिर्फ वही चीज़ पढ़ें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से या एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट हो, जो सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो रीट हो। लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ रीट को टारगेट करेंगे, जो कि रीट के लिए महत्वपूर्ण है। रीट की गहराई कितनी है, रीट के अंदर कितने गहरे सवाल आ रहे हैं, ये हम लोगों को देखना है, और इसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ आपको पढ़ाने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस नई सीरीज़ का, जो कि हमारे रीट मेंस लेवल 2 के सोशल साइंस के हिस्ट्री सब्जेक्ट को टारगेट करेगी। मेरा मकसद यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग एक एक घंटा, दो दो घंटा एक ही वीडियो में एक ही कॉन्सेप्ट को समझने में लगाएं और फिर इतना सारा पढ़ लें, और इतना सारा पढ़ने के बाद जो कि एग्ज़ाम हमारे से सिर्फ इतना डिमांड करता है, और इसको भूल जाएं, क्योंकि इतने सारे जब आप चीज़ याद करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें याद रखें। दूसरी बात, एग्ज़ाम के जो जस्ट कुछ दिन पहले हम उसको रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे, और रिवाइज़ नहीं कर पाने के कारण हम लोग जो ये इतनी सी चीज़ हमको याद रखनी थी उसके चक्कर में हम उस टॉपिक को पूरा ख़राब कर देंगे। तो क्यों ना हम सिर्फ इतनी सी ही चीज़ पढ़ें और उसको बार बार रिवाइज़ करें, जो कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाए। देखो, एग्ज़ाम वही होता है,
स्मार्ट स्टूडेंट सिर्फ यही काम करते हैं, वो सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं जितना एग्ज़ाम की ज़रूरत होती है। कहते हैं ना कि सिर्फ अगर ये 2 बार हैं और उस 2 बार में अगर मैं ये देखूं तो मुझे सिर्फ उस टॉपिक्स के 20% का पढ़ना है, और 20% से मैं ये मानो कि 80% आउटपुट ले सकता हूँ। हमको सिर्फ इस सिलेबस का जो 20% है वही पढ़ना होता है, और हमेशा मोस्टली सवाल इन्हीं में से 20 में से आते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 100% की कोशिश करते हैं पढ़ने की, उस चक्कर में हम लोग सब कुछ गवा देते हैं। तो हम लोग सिर्फ उन 20% को टारगेट करेंगे जो कि हमको 80% तक आउटपुट दे। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे इस लेक्चर सीरीज़ का। ये वीडियो इसलिए थोड़ी सी बड़ी हो गई, इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी ताकि आप लोग ये समझ पाएँ कि मेरा इस वीडियो बनाने के पीछे मकसद क्या है। मैं नहीं चाहता कि आप 1-2 घंटा मैराथन में देखें और अपना टाइम, कीमती वक्त जो है वो फालतू में गवाएं। ना हमारे पास इतना टाइम है, ना आपके पास है, ना मेरे पास है। चाहूँ तो मैं 2-2 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ इस चीज़ के बारे में, लेकिन क्या ज़रूरत है क्या उस चीज़ की? नहीं है, बिल्कुल नहीं है ज़रूरत। हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे यहाँ पर। तो शुरुआत करते हैं हमारे नई लेक्चर सीरीज़ का। जय हिंद। तो शुरुआत करते हैं। तो अगर हम लोग रीट मेंस के टॉपिक की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले हमसे उसने पूछा हुआ है प्राचीन सभ्यताएं और संस्कृति। अब क्योंकि प्राचीन सभ्यता और संस्कृति दे रखा है तो इन लोगों ने एक स्पेसिफिकली बता रखा है कि आपको सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़नी है, आपको और कुछ पढ़ना ही नहीं है बाकी की चीज़। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमको जानना है, इसके दौर के अंदर कौन कौन सी ऐसी साइट्स थी जो वो हमको पढ़नी पड़ेगी, कौन कौन से एक्सकेवेटर्स थे वो हमको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी। स्पेसिफिकली हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखो, अब आते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। देखो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जो सवाल है ना वो किस तरह का आ रहा है। मान लो ये IVCA यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता है, तो वो सवाल हमसे किस किस के बारे में पूछ रहा है? वो हमसे पूछ रहा है, सबसे पहले अगर हम लोग ये देखें तो वो हमसे कभी कभी ये सवाल पूछता है इसकी खोज के बारे में। खोज से मतलब पे कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से लोग इस चीज़ से जुड़े रहे हैं जब खोज हुई, यानी कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़, यानी कौन कौन से लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, जैसे चार्ल्स मैसन हो गया, कौन कौन से लोग हमारे जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो गया। ये सब जो है शुरुआती दौर में जो जो पर्सनैलिटीज़ थी जो इससे जुड़ी हुई है वो पूछेगा हमसे, पहली बात। दूसरी बात वो हमसे पूछेगा, इसको अगर मैं बात करूँ तो हमसे पूछेगा एक्सकेवेशन के बारे में, यानी इसका एक्सकेवेशन यानी इसकी जो का एक्सकेवेशन था वो कब हुआ, किसने किया। मोस्टली सवाल इसके ऊपर आते हैं। तीसरी बात, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारी, ये तीसरी बात है जो कि वो हमसे पूछता है कि इसके अंदर फाइंडिंग्स, यानी इसमें क्या क्या चीज़ें हमको मिली है, कौन कौन सी हमें ऐसी चीज़ें हैं जो मिली है, कौन कौन से आइटम्स हमको मिले हैं इसके अंदर। चौथी चीज़ वो हमसे पूछता है साइट्स के बारे में, कि कौन कौन सी साइट्स कहाँ हैं, कौन से रीजन में है। तो मोस्टली तो हमसे वो इसके बारे में पूछता है जो अधिकतर सवाल होते हैं हमारे। तो हम लोग इन 3 से 4 चीज़ों को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइमलाइन से। अब मैं यहाँ पर आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात ये है कि जो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, आधे बच्चों को तो यही समझ नहीं आता कि ये कौन से दौर में है, और ये दौर जो है यानी ये जो एज है ये है क्या, ये युग क्या है, कौन सा युग है, पाषाण काल यानी पैलेलिथिक, पाषाण काल, ये सब क्या है, क्या ये कौन सा दौर कब शुरू होता है। बच्चों को ये समझने में बड़ी दिक्कत आती है। तो हम लोग सबसे पहले एक चीज़ ये समझेंगे कि थोड़ा सा कि ये है क्या और ये कहाँ पर स्टैंड करता है। तो देखो, अगर मैं एक छोटी सी एक टाइमलाइन बनाऊँ आपको, तो आप देखोगे हमारा जो शुरुआत होती है एज की, वो हम लोग ये मानते हैं 5 लाख ईयर से, वो जब से ह्यूमन एग्जिस्टेंट की यानी जो मानव है उसके अस्तित्व की शुरुआत होती है। मान लो ये 5 लाख साल पहले है, ठीक है। अब 5 लाख साल पहले किससे, तो देखो
ये 3 चीज़ें होती है। सबसे पहले होता है हमारा BC, यानी बिफोर क्राइस्ट। ये हमारा ईशा मसीह का जन्म है। उससे पहले जो भी चीज़ें होगी वो हमारी बिफोर क्राइस्ट होगी, यानी ईसा मसीह से पूर्व। दूसरी बात जो होगी हमारी AD होगी, जिसको हम लोग एनो डोमिनी बोलते हैं। यानी सिंपल सी बात ये है, जो हमारा अभी युग चल रहा है, जिसको हम लोग सेंचुरी में देखते हैं, जिसको हम लोग अभी बोलते हैं ना 2024 चल रहा है, 2025 चल रहा है, ये हमारा उसके बाद का टाइम है। तो वैसे ही ये 5 लाख साल पहले है। किससे? ईसा पूर्व से। अब ये जो काल है हमारा, ये है पाषाण काल। ये हमारा पाषाण काल हो गया। पाषाण काल का मतलब पैलेलिथिक एज हो गया। पैलेलिथिक एज हो गया। अब पैलेलिथिक एज जो है, ये पाषाण काल जो है, इस दौरान जो हमारा मौसम था वो काफ़ी ठंडा था, यानी काफ़ी ठंडा हुआ करता था। क्योंकि मैं आपको अगर थोड़ा सा इसको डिटेल में बताऊं तो ये भी 3 चीज़ों में बटा हुआ है। ये तीन काल में बटा हुआ है, जिसको हम लोग लोअर, मिडल और अपर पैलेलिथिक एज बोलते हैं। ठीक है, ये भी समय के साथ साथ बटा हुआ है। इस दौरान सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा मौसम था वो काफ़ी बर्फीला ठंडा हुआ करता था। ठीक है, इनके अंदर जो साइट्स हुआ करती थी हमारी, वो जैसे भीमबेटका हो गया, ये ऐसी साइट्स हुआ करती थी हमारी। ठीक है, अब हम लोग मान लो आगे बढ़ रहे हैं, भाई ठंडा था तो एक वक्त ऐसा आएगा। ये कब तक चला था हमारा? ये चला था हमारा 10,000 BC, 10,000 साल पहले तक। क्रिस्ट के यानी ईसा मसीह के 10,000 साल तक चला था, उससे पहले तक। इसके ऊपर एक पिक्चर भी आई थी, आपने देखी होगी, 10,000 BC के नाम से। तो यहाँ तक जो था, ये 10,000 BC तक हम लोग पैलेलिथिक एज यानी पाषाण काल को माना जाता है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से ये मान लो ये हो गई हमारा न्यूलिथिक यानी नवपाषाण काल, न्यूलिथिक एज। ठीक है, जिसको हम लोग न्यूलिथिक बोलते हैं, न्यू एज। यहाँ पर मौसम जो था वो हमारा जैसा अभी मौसम है उस तरह का होने लग गया था, यानी गर्मी बढ़ गई थी। यानी गर्मी बढ़ने से क्या होगा? पेड़ पौधे बढ़ेंगे, लोगों को धूप मिलेगी, पेड़ पौधों को धूप मिलेगी, एग्रीकल्चर फ्लरिश होगा। लेकिन क्या उसके बीच में भी कुछ टाइम पीरियड था? मान लो ये 6,000 BC है, तो क्या इनके बीच में भी कोई टाइम पीरियड था? यस, बिल्कुल था। इसको बोलते हैं हम लोग मेसोलिथिक। तो मेसोलिथिक का मतलब क्या है? मेसोलिथिक का मतलब है, अब यार ऐसा तो है नहीं कि 10,000 के बाद मैं डायरेक्ट एक बटन दबाऊंगा और मेरा यहाँ मौसम जो है वो एकदम से बदल जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है ना, उसके बीच में भी एक वक्त होता है, धीरे धीरे चीज़ें बदलती है, धीरे धीरे ही तो पेड़ बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि आज मैंने पेड़ के अंदर सीड डाला, एक बीज डाला और फिर बटन दबा दिया और कल तो वो पौधा मिल जाएगा हमको। भाई उसके बीच में भी तो एक टाइम होता है ना पूरा, जिसको हम लोग ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं, यानी बदलाव का समय। ये बदलाव का समय हमारा मेसोलिथिक एज है। इसके अंदर हल्की सी ठंडक और धीरे धीरे वो गर्मी की तरफ बढ़ रहा था, और यहाँ गर्मियाँ आ चुकी थी, यानी गर्मियाँ आ चुकी थी। अगर हम लोग राजस्थान की बात करें तो जो बागोर है हमारा, वो यही एज का है, यानी इसी युग का है बागोर। ये जो बागोर सभ्यता है हमारी, वो इसी युग की है, मेसोलिथिक वाली, यानी ठंडे से गर्म होती हुई। ठीक है, अब ये जो न्यूलिथिक है, ये 6,000 BC से लेकर के, ये 6,000 BC से लेकर के यहाँ तक चलता है, जिसको बोलते हैं हम लोग 1,000 BC तक। ये है हमारा आयरन एज। आयरन एज मतलब इसको अब कैसे बांटा हम लोगों ने? यहाँ पर लोहे की शुरुआत हो चुकी थी, यानी लोहा खोज लिया गया था। 6,000 से लेकर के 1,000 के बीच का जो भी वक्त है हमारा, इसको न्यूलिथिक एज बोलते हैं। अब मान लो ये है 4,000, इसको बोलते हैं हम लोग कैल्कोलिथिक एज, कैल्कोलिथिक। और इसी के बीच में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 3,300 से 3,000 के बीच में, तो एक ऐसी चीज़ बनती है, ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है। यहाँ हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है, जिसको हम लोग ब्रोंज एज भी बोलते हैं। यहाँ पर ब्रोंज की शुरुआत हो चुकी थी, यानी तांबे की शुरुआत हो चुकी थी, यानी कांसे की शुरुआत हो चुकी थी, माफ़ कीजिएगा। अच्छा, ये कैल्कोलिथिक क्या है?
जिसको हम लोग ताम्र युग भी बोलते हैं। ताम्र ये है क्या ताम्र युग? तो जो हमारा ये कैलकुलेटिक एज है, ये हमारा ताम्र युग से आगे, ये मोस्टली ये जो 4000 BC है उसके बाद से लेकर के 1000 BC तक माना जाता है। इसमें तांबे की शुरुआत हो चुकी थी, यानी तांबा जो है, ताम्र जो है, उसकी खोज हो चुकी थी। यानी जो उसके औजार थे, टूल्स थे, वो तांबे के बनने शुरू हो गए थे। यहाँ पर ब्रोंज का मतलब होता है कॉपर प्लस टिन, यानी तांबा और टिन, उन दोनों को मिलाकर ब्रोंज की शुरुआत हो चुकी थी। और इसी एज को हम लोग IVC यानी सिंधु घाटी सभ्यता का युग माना करते हैं। देखो, अगर आप ये देखोगे तो मैंने इसको है ना एक पहाड़ जैसा बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि इसके बीच में ये जो चीज़ थी, यानी 1900 तक, 1900 से 1500 तक ये पीक पर था। यानी यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा फ्लरिश हुई थी, यानी सबसे ज़्यादा इसका जो पीक था वो यहीं आया था। उसके बाद ये नीचे नीचे इसका भी पतन होता गया। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये जो टाइमलाइन एक छोटी सी वो समझ में आई होगी। और इसी के बीच में हमको इसी एज के बारे में पढ़ना है आज। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हमारे। तो ठीक है, अब हम लोग इसके दूसरे कोने की तरफ चलेंगे जिसका नाम है खोज और प्रमुख व्यक्तित्व। तो देखो, अब बात आती है कि ये जो हमारा IVC है, यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसकी खोज हुई कैसे? सभ्यता जो है उसकी खोज कैसे हुई? इसकी जो खोज है वो कैसे हुई? तो देखो, शुरुआत करते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट हमारे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं हमारे कि बताओ चार्ल्स मैसन का क्या रोल था, मैसन का क्या रोल था, या हमारा कनिंघम जो था उसका क्या रोल था, या हमारा जॉन मार्शल जो है उसका क्या रोल था। ये 3-4 चीज़ें पूछी जाती है कि बताओ इन्होंने क्या, चार्ल्स मैसन ने जो है हमारा ये बताया था कि भाई हम लोगों ने यहाँ पर एक सभ्यता के बारे में खोजी है, क्या इसको इन्फॉर्मेशन दुनिया को चार्ल्स मैसन ने दी थी या कनिंघम ने दी थी? तो ये सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज इनको देखते हैं। देखो किस किस ने क्या क्या करा था। तो देखो, शुरुआत होती है 1826 के आसपास। सबसे पहले जो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है हमारी, यानी जो हड़प्पा सभ्यता है, उसके बारे में जो जानकारी मिलती है, उसके बारे में जो सबसे पहले एक रिपोर्ट तैयार की थी या रिपोर्ट दी थी, वो दी थी हमारे चार्ल्स मैसन ने। सबसे बारे में इन्होंने बताया था 1826 के आसपास। फिर 1853 में हमारा क्या हुआ था, अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे हमारे, उन्होंने इसका एक सर्वेक्षण किया था। ठीक है, इसका एक सर्वेक्षण किया था। उसके बाद 1856 के आसपास यहाँ पर एक रेलवे लाइन बन रही थी हड़प्पा के पास। ठीक है भैया, हड़प्पा के, अगर आप हड़प्पा देखेंगे तो यहाँ ये हड़प्पा है, तो इसके पास यहाँ पर एक रेलवे लाइन बनाई जा रही थी, पटरियाँ बिछाई जा रही थी। तो उस दौरान आपको पता है जैसे कि कुछ ईंटों, जो वहाँ के जो 2 इंजीनियर थे जिनका नाम था जॉन और विलियम ब्रंटन, ये जो 2 इंजीनियर थे, इन लोगों ने, जो वहाँ के मज़दूर थे, उन लोगों को बोला कि हमको एक ईंटों की ज़रूरत है। तो जो मज़दूर थे वो बगल के वहाँ से ईंटें लेकर आते हैं, और वो जो ईंटें थी वो पकी हुई थी और काफ़ी मात्रा में थी। तो ये लोग ये जो दोनों इंजीनियर थे हमारे, सिविल इंजीनियर थे, ये भी चौंक जाते हैं कि यहाँ पर इतनी सारी पकी ईंटें कहाँ से आ गई। लेकिन चलो हम इसके गहराई में नहीं जाएंगे। तो जो जॉन और विलियम बर्टन है, उन्होंने रेलवे साइट के वहाँ पर जो पुरानी ईंटें थी, जो पुरानी ईंटों के जो अवशेष थे वो देखे थे। उसके बाद 1861 में हमारे यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की शुरुआत होती है। ठीक है, ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी शुरुआत होती है हमारे, जिसको हम लोग पूरा भारतीय पुरातन सर्वेक्षण विभाग भी बोलते हैं। इसकी शुरुआत होती है यहाँ पर 1861 में। जो इसका पहला गवर्नर, जो पहला हेड बनाया जाता है, वो बनाया जाता है हमारा अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है इसका पहला हेड बनाया जाता है। लेकिन ये शुरुआत ही, ये कोई अलेक्जेंडर कनिंघम थोड़ी कर देगा, ये भी किसी के अंडर काम करता था। तो वहाँ का जो सबसे बड़ा हमारा गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कैनिंग, उसने इसको मंजूरी दी थी। तो ये बोलते हैं कि लॉर्ड कैनिंग ने हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारत पुरातात्विक विभाग जो है उसको बनाने का एक निर्णय लिया था और बनाया था। और उसमें अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे हमारे,
अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो इसके पहले हेड बने थे। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर 1921 के आसपास जाएंगे, जहाँ पर जॉन मार्शल जो कि दोबारा इसके नए हेड थे, उन्होंने हड़प्पा और 22 में मोहनजोदारो उनके ऊपर एक्सकेवेशन का ऑर्डर दिया था। अभी किसने दिया था? हड़प्पा तो दिया था डी आर साहनी को, और ये दिया था आर डी बनर्जी यानी रखालदास बनर्जी को। ठीक है भैया, यहाँ तक हम लोगों के जो इम्पोर्टेंट जो भी व्यक्तित्व हैं हमारे, उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो देखो हड़प्पा जो है ना वो यहाँ है और मोहनजोदारो जो यहाँ है। तो देखो पर आप एक चीज़ देखोगे तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है इसको? इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो जो भी पहले सभ्यताएं थी, या आज के आप जो भी एक नए जो भी आप हमारे नगर देखेंगे, वो सबसे पहले सबसे जो बेसिक नीड है ह्यूमन की वो क्या है? पानी है। तो पानी के आसपास ही सब सारी सभ्यताएं जो है वो फली और फूली यानी फ्लरिश हुई। तो ये सभ्यताएं भी हमारी एक नदी के आसपास जो है वो फ्लरिश हुई, जिसको इंडस वैली बोल लेते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम इंडस वैली है और हड़प्पा भी है। तो ये मोहनजोदारो जो है ये इंडस वैली के आसपास हुआ करती थी। अब यहाँ पर और भी है, जैसे कोट दीजिए, चानोदारो, इन सब के बारे में अभी बताऊँगा मैं आपको, रड़िया यही है। ठीक है, तो ये हमारी स्थल हो गए। अब हम लोग इनके स्थल के बारे में पढ़ेंगे। अब जो दूसरी चीज़ हमारे से जो पूछा जाता है, दूसरी तीसरी चीज़, वो है हमारी इम्पोर्टेंट साइट्स। वो किस रीजन में पड़ती है, यानी भारत में है, इंडिया में है, पाक में है, अफ़गानिस्तान में है, किस में पड़ती है। दूसरी बात वो हमसे पूछेगा कि किसने इन चीज़ों को इनको डिस्कवर किया। दूसरी बात क्या क्या इसमें आइटम मिले हमको, ये तीन चीज़ें पूछेगा हम उनसे। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे हड़प्पा के बारे में, जो जिसका नाम है। तो देखो हड़प्पा के बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग हड़प्पा की बात करें तो देखो हड़प्पा जो है ये हमारा मोंटगोमरी पंजाब प्रांत में, कौन से पंजाब? ये पाकिस्तान पंजाब में। अगर आप देखोगे तो ये तो हमारा राजस्थान आ रहा है, राजस्थान से इधर है ना, तो ये पंजाब में आएगा यानी पाकिस्तान में आएगा। तो हड़प्पा पाकिस्तान के अंदर है। शुरुआत खोजा किसने था इसको डी आर साहनी ने खोजा था। और उसके बाद खोजा कब था? 1921 में। लेकिन जो इसको बताया था दुनिया को, वो बताया था 1924 में जॉन मार्शल ने। ठीक है, ये तो हो गई हमारी इसके बारे में, हड़प्पा के बारे में। सिर्फ इतना ही जानना है आपको। दूसरी बात, इसमें फाइंडिंग्स क्या क्या है, यानी चीज़ें कौन कौन सी मिली है हमको इसके अंदर। तो देखो अगर हम लोग देखेंगे ना, तो इसमें जो मेन चीज़ें ना मैं वो बता रहा हूँ। इसमें हमको R37 कब्रिस्तान मिला था। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो थी ना, वो हमको एक मिला था स्वास्तिक का निशान। ठीक, स्वास्तिक जो है वो मिला था हमको यहाँ से। ठीक है, स्वास्तिक का एक निशान मिला था। दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे तो वो है मोहनजोदारो यानी मोहनजोदड़ो के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये हमको मिला था ये लड़काना डिस्ट्रिक्ट में। लड़काना डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिंध प्रांत में आता है, पंजाब, वो पाकिस्तान की। ये किसने खोजा था? ये 1922 में रखालदास बनर्जी ने खोजा था। ठीक है, लेकिन अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इंडस रिवर यानी सिंधु नदी के पास में पाया जाता है। सिंधु नदी पर ही इसकी सभ्यता का शुभारंभ। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिली थी हमको? देखो इसके अंदर जो हमें मिली थी वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इस मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है? इसका मतलब है मृतकों का टीला। ठीक है, एक चीज़ तो ये थी। अब मिली क्या कहती है हमको? ग्रेट बाथ यानी बड़े बड़े स्नान घर, यानी स्नान घर मिले थे हमको यहाँ पर बड़े वाले। एक नृत्यक लड़की, यानी इसको अगर मैं इंग्लिश में, मैं तो माफ़ कीजिएगा मेरी थोड़ी हिंदी कमज़ोर है, माफ़, अगर गलती हो तो माफ़ करना।
मैं थोड़ा क्या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो एक डांसिंग गर्ल मिली थी हमको, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाता है, वो कौन से धातु की थी, तो याद रखना वो ब्रोंज धातु की थी। ठीक है, तो याद रखना वो ब्रोंज की थी, ब्रोंज धातु की थी। एक हमको पृष्ठ किंग मिलता है, यानी राजा, एक राजा की मूर्ति मिलती है हमको। कुछ यहाँ पर मेसोपोटामिया की मोहरें मिलती है हमको। ठीक है, पशुपतिनाथ की मोहरें मिलती है हमको। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि उन सवाल क्या पूछता है कि इस मोहरों पर कौन कौन से चित्र हैं, तो कौन कौन से जानवरों के चित्र हैं। तो जानवर जो है हम लोग वो भी लिख लो आप। जानवर है हमारा गेंडा, भैंसा, चीता और हिरण। आप अपने हिसाब से लिख लेना, राइटिंग थोड़ी समझ में ना आए तो। ठीक है, तो ये हमसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमसे पूछता है। तीसरी चीज़ जो है हमसे वो पूछता है चानुदारों के बारे में, यानी चानुदारो। अब देखो ये कहाँ पड़ती है मैं आपको बता दूँ। हड़प्पा है ये ऊपर की तरफ है हमारे कालीबंगा के बगल में। मोहनजोदाड़ो अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर पड़ती है इंडस वैली पर बीच में। अब चानुदारो कहाँ है? चानुदारो उसी इंडस वैली के, अगर इंडस में देखेंगे हम लोग, उस सिंधु नदी में देखेंगे तो आगे जाकर ये चानुदारो पहुँचेगा। देखो चानुदारो के बारे में देख लेते हैं हम लोग, ये कहाँ पड़ती है। ये हमारा सिंध प्रांत में। भाई आप ये देखोगे तो मोहनजोदारो भी इधर आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये दोनों सिंध में तो हुए। ऊपर का प्रांत जो है वो बदल गया, ये पंजाब हो गया, ये सिंध हो गया। सिंध के बारे में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये सिंध के पाक में है। पाक के सिंध में किसने करा था इसको? एजी मजूमदार ने करा था, एजी मजूमदार ने। ठीक, ये वही आदमी है जिनकी डाकुओं ने हत्या कर दी थी, डाकुओं ने हत्या कर दी थी। ठीक है, कब? मार्च 1931 में इस सभ्यता को खोजा गया था। ठीक है भैया, इसकी फाइंडिंग्स के बारे में अगर देखें हम लोग क्या क्या मिला था यहाँ पर, तो देखो ये हमारी उस वक्त की इंडस्ट्रियल सिटी थी, यानी औद्योगिक नगर था ये हमारा। ठीक है, ये हमारा औद्योगिक नगर हुआ करता था उस वक्त। इसमें जो खास बात है वो ये था कि ना ही इसके अंदर फोर्टिफिकेशन था जो हम लोग अब तक देखते आए हैं, और ना ही सीटाडेल था। यानी जब हम लोग ये देखते आए ना कि अगर जैसे यहाँ है तो यहाँ तो नगर हुआ करता था राइट साइड में, तो जहाँ पर निम्न स्तर के लोग रहा करते थे। ये जो था ये टीले पर राजा वगैरह या फिर उसके महल हुआ करते थे। तो यहाँ पर और ना ही फोर्टिफाई। दूसरी बात, हर सभ्यता के अंदर चाहे इंडस वैली हो, उसको एक ऐसी दीवारों में, चार दीवारी के अंदर बंद किया जाता था ताकि आक्रमण ना हो, कोई जानवरों से खतरा ना हो। तो लेकिन इसके अंदर ये दोनों ही चीज़ें नहीं पाई गई। ठीक है, तीसरी चीज़ जो यहाँ पर मिलती है हमको वो बीड्स यानी मुनके, एक फैक्ट्री मिलती है मुनके की। ये हमेशा पूछा जाता है कि यहाँ पर बीड्स जो है वो यानी मुनके हैं वो कहाँ बनाई जाती है। तो बीड्स और क्राफ्ट की जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर इतनी चीज़ें मैंने। चौथी चीज़ आती है, चौथा आता है हमारा कोट दीजिए। तो देखो कोट दीजिए के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये मोहनजोदारो के जस्ट अपोजिट में, जस्ट आगे अपोजिट में, ये देखो ये मोहनजोदारो है, ये कोट दीजिए, तो जस्ट अपोजिट में है ये इसके। तो ऐसे याद रखेंगे हम इसको, अपोजिट टू मोहनजोदारो। ठीक है, ये अगर देखेंगे हम लोग, मान लो यहाँ से ये इंडस आ रही है तो ये राइट साइड में है, ये उल्टी तरफ है यानी लेफ़्ट साइड में है, तो ये लेफ़्ट बैंक पर है। किसके? इंडस वैली के, इंडस यानी सिंधु नदी के। ठीक है, इसको किसने करा था? F.A. खान ने करा था। ठीक, इसकी जो बात है ना ये है कि ये प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन है, यानी पूर्व हड़प्पा कालीन। देखो यहाँ से क्या क्या मिला था। यहाँ से अनबैक्ड ब्रिक्स यानी
कम पकी हुई यानी अपकी हुई ईंटें मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट है टेराकोटा का बुल, यानी जो बैल है हमारा टेराकोटा का वो मिलता है। एक यहाँ से इम्पोर्टेंट ये है कि जो 5 फिंगर्स मदर गॉडेस मिलती है, एक देवी वो मिलती है यहाँ पर। और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर हमको काफ़ी बर्निंग के वो मिलते हैं, एक्सटेंसिव बर्निंग के सबूत मिलते हैं। ठीक है, काफ़ी है। अब आता है सुत्गेडोर। ये हमारा देखो कहाँ पर है, ये सबसे ये जो सुत्गेडोर है ये हमारा सबसे लास्ट स्थल है। अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो ये सबसे लास्ट स्थल है हमारा यहाँ पर, जो कि पाकिस्तान में आता है। ठीक है, ये सबसे लास्ट स्थल है हमारा। और देखो इसके बगल में ही हमारा जो है वो बालाकोट है। अगर आप देखोगे तो ये भी पूछता है कि बालाकोट वही बालाकोट है जहाँ पर स्ट्राइक करी थी। तो दोनों को ले लेते हैं अपन, सुत्गेडोर को पहले। ये मकरान कोस्ट पर है, और अगर आप देखोगे तो ये पाक और ईरान बॉर्डर पर है। ठीक है भाई, पाक और ईरान बॉर्डर पर ही तो है, यहाँ से ईरान आ गया। तो यहाँ से एक ही चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है हमारी, वो है स्टोन और रबल कंस्ट्रक्शन, ये मिलता है बस यहाँ पर। छठा है बालाकोट। वैसे तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ लेता है सवाल वो इसके बारे में, बालाकोट के बारे में। ये पाक में है हमारा, इसमें शंख उद्योग था यहाँ पर, ये ज़रूर देख लेना एक बार। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट है हमारा आमरी, ये हमारा सिंध में है। इसमें हमको है ना सबसे इम्पोर्टेंट है राइनो, यानी गेंडे के साक्ष्य मिलते हैं। ये ज़रूर पूछ सकता है वो कि गेंडे के साक्ष्य, यानी ये गेंडे के साक्ष्य जो है हमारे को कहाँ से मिलते हैं, ये याद रखना, आमरी से मिलते हैं, जो कि सिंध पाक में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग हमारे भारत की तरफ चलेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं आपको जो कवर कराऊंगा ना, सबसे पहले मैं आपको हरियाणा तक के ऊपर वाले कवर कराऊंगा। कीजिएगा, जैसे राखीगढ़ी हो गया, जो इम्पोर्टेंट है, राखीगढ़ी हो गया, ये जो इम्पोर्टेंट है, ये सिर्फ ये चीज़ करवाऊँगा मैं आपको, जो भी हमारे। अब देखो राखीगढ़ी की बात करूँ तो ये हरियाणा में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? हिसार में। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लार्जेस्ट साइट है सिंधु घाटी सभ्यता में, सबसे बड़ी साइट ही यही है राखीगढ़ी। और यहाँ से इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ से वुडन कॉफिन मिलते हैं, यानी लकड़ी के ताबूत मिलते हैं, हमको ताबूत मिलते हैं लकड़ी के। ये पूछा जाता है हर बार कि लकड़ी के ताबूत यानी वुडन कॉफिन कहाँ से मिलते हैं? राखीगढ़ी से। सबसे बड़ी कौन सी है? राखीगढ़ी है। ठीक है, यहाँ से 5 अग्नि वेदिकाएँ भी मिलती है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बाकी और जगह भी अग्नि वेदिकाएँ मिल चुकी है, जैसे कालीबंगा वगैरह हो गया। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 चीज़ें कि एक तो सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी, और दूसरी बात यहाँ से वुडन कॉफिन मिलती है। ठीक है भैया, अब मैं आपको नीचे की तरफ चाहूँगा गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर हम सब ये जैसे सुरकोटड़ा है, ये एक अच्छी खासी साइट है। सुरकोटड़ा में घोड़े की अस्थि के अवशेष मिले हैं, कि घोड़े के अवशेष मिले। लेकिन आप लोग ये जानेंगे, ये हमेशा इंपॉर्टेंट डाल लगा लेना कि सिंधु घाटी यानी सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो घोड़ा जो है उससे अपरिचित थे। ठीक, दूसरी बात, हम लोग इस धोलावीरा पे चलते हैं। देखो ये रण ऑफ कच्छ में पाया जाता है, ये देख रहे हैं ना, रण ऑफ कच्छ में। तो धोलावीरा जो है ये रण ऑफ कच्छ में है। ठीक, ये जो धोलावीरा है ये रण ऑफ कच्छ के अंदर है। ये एक ऐसी साइट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि कौन सी जो है कर्क रेखा पर है। किसने खोजा है इसको, धोलावीरा को? तो ये खोजा है हमारा रविंद्र सिंह बिष्ट ने। सबसे नई साइट जो भी हमारे यहाँ पर खोजी गई है वो सबसे यही है, यानी न्यूएस्ट साइट है, सबसे नई साइट यही है हमारी। और इसकी सबसे खास बात क्या है पता है? इसके अंदर कोई रिवर नहीं है, कोई भी। हर
सभ्यता कोई नदी के पास में हुई है, लेकिन इसके अंदर कोई नदी नहीं है, ये हमेशा याद रखना। अच्छा, अब धोलावीरा की बात करें तो उसमें इम्पोर्टेंट क्या है? धोलावीरा रविंद्र बिष्ट ने करी है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है इसके अंदर? ये 3 भागों में डिवाइडेड है, यानी विभाजित है। ठीक है, 3 भागों में डिवाइडेड है। जैसे सीतादल और जैसे हम लोगों ने 2 ही देखे थे ना, ये 3 भागों में है। यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ से सूचना पट के साथ साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ से रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल संरक्षण की तकनीक के साथ वो मिलते हैं। और ये हाल ही के अंदर 2021 के अंदर यूनेस्को की हेरिटेज साइट में जोड़ा गया था, जो कि 40वीं नंबर की है। ये ज़रूर चीज़ें याद रखना धोलावीरा के बारे में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट है, तो पूछी जा सकती है। आता है बात लोथल की। लोथल अगर हम लोग देखेंगे तो देखो यहाँ पड़ती है, सूरकोटड़ा के जस्ट नीचे, यहाँ पर। अब आप देखोगे तो ये पानी है, तो पानी है तो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट रहा होगा। जैसे यहाँ पर सूरकेतनगोट था, ये भी कोस्टल साइट थी, यानी पानी के पास वाली, तो यहाँ पे बंदरगाह वगैरह होंगे, तो यहाँ पर भी बंदरगाह है लोथल में भी, ये याद रखने वाली बात है। तो ये सबसे पहले किसने करी थी? ये करी थी हमारे रंगनाथ राव ने। रंगनाथ राव ने खोजा था। किस नदी पर है ये साबरमती, यानी साबरमती पे, ठीक है। और भोगवा, इन दोनों नदियों के बीच में कौन से उसमें है? सौराष्ट्र में, ठीक है। अच्छा, यहाँ से पाए क्या क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। डॉकयार्ड यानी बंदरगाह, दूसरी बात है ये एक तरह का ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था, व्यापार का स्थल। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट थी कि जो घरों के जो दरवाजे थे ना, वो मुख्य द्वार पर खुलते थे। ये एक ऐसी साइट है इम्पोर्टेंट, जिसके सारे जो इसके जो दरवाजे थे घरों के, वो मुख्य द्वार पर खुलते थे, किसी के भी मुख्य द्वार पर नहीं खुलते थे। यहाँ से 65 टेराकोटा की सील मिली है, यानी मोहरें मिली है, मोहरें मिली है। इसके बारे में एक ये भी कहा जाता है कि ये सबसे पहले जो कि राइस है, चावल है, वो सबसे पहले यहीं बोया गया था, यहीं पर कल्टीवेट हुआ करता, यहीं पर उसकी खेती हुआ करता, ठीक है। अब दाइमाबाद की बात कर रहे हैं हम लोग। ये हमारा महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र में है। इसकी खास बात ये है कि सबसे अंतिम कहाँ पर? दक्षिण में, दक्षिण छोर का सबसे आखिरी स्थल है। यहाँ पर हमको धातु का एक रथ मिलता है, ये ज़रूर याद रखने वाली बात है, जो कि ब्रोंज है, ठीक है। कुछ और मैं बताऊँ आपको, तो जैसे बनावली हो गया। बनावली के बारे में बात करूँ मैं, तो ये रंगोई रिवर पर है। इसकी इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें 3 फेसेस मिलते हैं हड़प्पा के। प्री वाला हड़प्पा, पोस्ट प्री मिडिवल और पोस्ट हड़प्पा मिलता है, ठीक है। यानी मैच्योर फेज भी मिलता है हड़प्पा का, प्री वाला यानी पहले का भी मिलता है, मैच्योर का भी मिलता है, और लेटर का भी मिलता है, यानी बाद का भी मिलता है। आलमगिरी, ये हमारा यमुना रिवर पर है, मेरठ के पास में, ठीक है। ये हमारा ईस्टर्न पॉइंट है, आलमगीर, दाइमाबाद और यहाँ से गेदोर, ठीक है। और ये ऊपर है गया। वैसे तो यहाँ पर ये अफगानिस्तान का जो कि मस्जिद साइट है,
वो मानी जाती है। तो ये जो चीज़ें थी यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये वो चीज़ें थी जो आपकी इम्पोर्टेंट थी, इससे बाहर नहीं आएगा। ये ही टॉपर और एक नॉर्मल स्टूडेंट को अलग करती है वीडियो। आप इसको देखें, इसको रटें बार बार और अपने नोट्स खुद बनाते हुए चलें, क्योंकि देखो मेरी राइटिंग जो है वो इसमें आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन आपसे इतना सा है कि आप इसके अंदर अपने नोट्स खुद बनाते हुए चले मेरे साथ, जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है। ये वीडियो इसलिए बड़ी थी क्योंकि पहली वीडियो थी, तो मेरे को कुछ समझाना पड़ा आपको कि ये वीडियो क्यों आ रही है, ये सीरीज़ क्यों आ रही है। अगली जो वीडियो होगी वो 15 से 25 के बीच में ही होगी, इससे बड़ी नहीं होगी। ये मैं आपसे बात करता हूँ। धन्यवाद।